नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल mindedright.com। और मेरा एक ब्लॉग भी है जिसका नाम है drnishikantvibutte.blogspot.com। तो उस ब्लॉग पे आप साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में और अलग अलग मोटिवेशंस के बारे में अलग टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ये माइंडेड राइट जो अपना यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल मेनली साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए हमने बनाया है। पर्पज़ क्या है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, गलत फहमियाँ रहती है, उनको ओवरकम करने के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा साइंटिफिक हो, एक्यूरेट हो, इसके लिए हमने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया है mindedright.com। और इसमें मैं अलग अलग साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ, उनके ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दी जा सकती। प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आपको नज़दीक के साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल एडवाइस के लिए पेशेंट को देखना, उसको इवैल्यूएट करना, उसका जजमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की तरफ आते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके अंदर में जो मैनिक फेज़ मतलब अति उत्साह की फेज़ और डिप्रेसिव फेज़ मतलब उदासीनता की फेज़, ये दो फेजेस कैसे आती है, उनके लक्षण क्या है, ये सब डिटेल में मैंने बताया है। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा, इसके ऊपर ही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में एक्यूट फेज़ और मेंटेनेंस फेज़। एक्यूट फेज़ मतलब जब लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैनिक फेज़ में एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, लोगों को बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे सब जो मैनिक एपिसोड्स के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगते हैं, तो उसको एक्यूट फेज़ कहा जाता है। तो एक्यूट फेज़ का मैनेजमेंट, और दूसरा होता है मेंटेनेंस या क्रॉनिक फेज़। मेंटेनेंस फेज़ मतलब एक्यूट फेज़ चला गया, एक्यूट फेज़ के लक्षण चले गए, इधर मैनिक फेज़ के हो या फिर डिप्रेशन मतलब उदासीनता का एपिसोड होके चला गया, तो एक्यूट फेज़ चली गई है, लेकिन मेंटेनेंस फेज़ भी रहती है। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें ट्रीटमेंट देना ज़रूरी इसलिए होता है कि वो रिपीटेटिवली ऐसे एपिसोड्स ना आए। तो इन दोनों फेजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्यूट फेज़ में कुछ टाइप की मेडिसिन्स होती है, जिसमें एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स, फिर मूड स्टेबलाइज़र मेडिसिन्स, कभी कभी ECTs दी जाती है। तो एक्यूट फेज़ को कंट्रोल में लाया जाता है, उसके मैनिक सिम्टम्स को कम किया जाता है या उसके डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम किया जाता है, और ग्रेजुअली वो इंसान नॉर्मल फेज़ में आता है। एक्यूट फेज़ कभी कभी ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है, जिसमें एडमिशन भी रिक्वायर्ड होता है। तो पेशेंट या पेशेंट के रिश्तेदार साइकेट्रिस्ट को मिलके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। तो ये एक्यूट फेज़ का ट्रीटमेंट है। मेंटेनेंस फेज़ का ट्रीटमेंट मतलब जब सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि हमने क्वेश्चन के पार्ट में हमने देखा कि जो क्वेश्चन पूछा है उस व्यक्ति को अभी सिम्टम्स नहीं है, तो उस वक्त मेंटेनेंस फेज़ है। मेंटेनेंस फेज़ में सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैट मीन्स बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, अंदर कहीं छुप के बैठा है, चुपचाप बैठा है, जो कुछ टाइम के बाद में, कुछ महीने या साल के बाद में फिर से वो ऊपर आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। उस वक्त जो ट्रीटमेंट का कोर्स चलता है, जिसमें इंसान का ब्रेन का स्टेबिलिटी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, उस फेज़ को मेंटेनेंस फेज़ कहते हैं।
तो मेंटेनेंस फेज़ का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है। तो एक्यूट फेज़ कितना और मेंटेनेंस फेज़ कितना, ये आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। एक्यूट फेज़ यूजुअली 3 to 6 मंथ्स के अंदर में मैक्सिमम कंट्रोल में आ जाती है और उसके बाद में मेंटेनेंस फेज़ आती है। अभी हम देखेंगे कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का प्रोग्नोसिस क्या है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में एज पर हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री बाय बेंजामिन एंड वर्जीनिया सैडॉक, मतलब ये एक टेक्स्ट बुक है, उसके हिसाब से बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में कितना कॉमन है ये मैं आपको बताऊंगा। 45% रिकरेंट मेनिया, मतलब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में 45% पेशेंट्स रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ मेनिया के एपिसोड्स होने के चांस उनमें ज़्यादा है। मतलब 100 लोगों का बाइपोलर मूड डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है तो उसमें से 45 लोग मेनिक एपिसोड उनको बार बार आने का संभावना है। ये ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है। डिप्रेसिव एपिसोड्स का पॉसिबिलिटी 80 to 90% लोगों में है। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन के एपिसोड्स भी आते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कितने % लोग रिकवर होते हैं? एज पर दैट टेक्स्ट बुक 15% लोग रिकवर होते हैं, मतलब रिमिशन में रहते हैं, उनको कुछ सिम्टम्स नहीं आते, एकदम ठीक रहते हैं। वेयर एज 50 to 60% पेशेंट्स रिलैप्स, मतलब उनका रिलैप्स आते रहता है, मतलब एक बार आया सिम्टम फिर गया, फिर से रिलैप्स आया। और 2 रिलैप्स के बीच में जो पीरियड है वो फंक्शनिंग रहता है, एकदम सिम्टम फ्री, कुछ भी लक्षण नहीं है, एकदम 100% ऑलराइट लग रहा है वो इंसान, कभी उसको कुछ तकलीफ़ हुआ ही नहीं था ऐसे लगता है। तो ये 50 to 60% पॉपुलेशन, मतलब ऑलमोस्ट आधा या आधे से ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन में रिलैप्स के चांस है। वेयर एज 15 to 20%, मतलब 100 लोगों में से 15 से 20 लोग, उनका कंडीशन बढ़ते जा सकता है ट्रीटमेंट के बावजूद भी। ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा कंट्रोल में है, फिर भी एपिसोड आ रहे हैं और एपिसोड धीरे धीरे ज़्यादा भी आ रहे हैं और दवा से वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। ऐसा कंडीशंस 15 to 20% लोगों में दिखाई देता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि बार बार रिपीटेटिवली वो डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादा है और उसका बढ़ने का भी थोड़ा सा चांस है, लेकिन कंप्लीट रिमिशन में जाने का, मतलब कंप्लीट रिकवर होने का चांस कम है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें प्राथमिक, मतलब प्राइमरी फेज़, एक्यूट फेज़ में कितने दिन दवा लेनी चाहिए। तो ऐसे गाइडलाइंस है, एक कैनमैट नाम का गाइडलाइन है, उसके हिसाब से लगभग 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक फर्स्ट एपिसोड के बाद में ट्रीटमेंट देना चाहिए। और एक नाइस ट्रीटमेंट गाइडलाइन है NICE, वो ट्रीटमेंट गाइडलाइन कहती है कि लगभग 2 साल तक ट्रीटमेंट देना चाहिए पहला एपिसोड मेनिया या डिप्रेशन का आने के बाद में। तो ये प्राइमरी फेज़ का ट्रीटमेंट का एक गाइडलाइन हमको मिला है। दूसरा सेकेंडरी, दैट मीन्स एपिसोड होके चला गया, फिर ट्रीटमेंट कितने दिन लेना चाहिए। तो एज पर APA एंड कैनेडियन गाइडलाइंस, अगर उस व्यक्ति को बार बार एपिसोड्स आते हैं तो उसको कम से कम 5 साल तक तो दवा देनी चाहिए। अगर उसको 2 साल में फिर से एपिसोड आते हैं, 2 से ज़्यादा एपिसोड्स आते हैं, उसके एपिसोड्स की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें फैमिली हिस्ट्री है कि घर के किसी इंसान को भी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है या ऐसे मैनिक एपिसोड्स होते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में लाइफ लॉन्ग दवा देने की एडवाइस उसमें दी गई है। तो ऐसे कंडीशंस, सीवियर कंडीशंस, रिपीटेटिव रिलैप्सिंग कंडीशंस में दवा लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट कोर्स। अभी हम इतने दिन दवा लेने की क्या ज़रूरत है, सब ठीक है फिर दवा तो बंद हो जानी चाहिए,
फिर दवा क्यों लेनी है, ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। अभी ये इतने दिन दवा क्यों लेनी पड़ती है, इस बात को ज़रा समझिए। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक जेनेटिकली कोडेड एंड डीकोडेड डिसऑर्डर है। जेनेटिकली कोडेड और डीकोडेड मतलब क्या? हमारे अनुवंशिकता, हमारे जब जीन्स बनते हैं तो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर जीन्स आते हैं, जो हमारे जनुक आते हैं, तो उनके अंदर उनके पेरेंट्स के थ्रू आते हैं। तो जेनेटिक मिक्सिंग होते होते हमारे अंदर में जेनेटिक्स आए हैं, जिसमें हमारे अंदर में उस बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का जीन है, और वो जीन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, आइदर डिप्रेसिव फेज में या फिर मैनिक फेज में। अभी वो कितना पीरियोडिकली एक्सप्रेस करेगा वो हमको ऊपर से पता नहीं चल सकता है। वो अगर समझो 1 साल के बाद में एक्सप्रेस करने का उसके अंदर में लिख के रखा है, उसका कैपेसिटी है, तो 1 साल के बाद में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर बाहर से स्ट्रेस है तो एक्सप्रेस होने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर अंदर से इंटेंसिटी ज़्यादा है एक्सप्रेस करने का, तो बाहर से तनाव न रहते हुए भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो जेनेटिक डिकोडिंग होते रहती है, उसके हिसाब से वो डिसऑर्डर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तब ट्रीटमेंट का क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है? अगर कोई इंसान दवा लेता ही नहीं है, बीच में दवा बंद कर देता है, तब रिपीटेटिवली मतलब बार बार एपिसोड्स होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दवा है तो चांस कम हो जाता है। अगर समझो 1 साल के बाद में होने का पॉसिबिलिटी है वो एपिसोड, तो उसके जगह पे 1.5 साल 2 साल के बाद में एपिसोड होता है। दूसरा, दवा है तो वो एपिसोड हुआ तो भी एपिसोड की इंटेंसिटी जो है वो कम रहती है और वो जल्दी कंट्रोल में आता है। अभी हर एक एपिसोड आइदर मैनिक एपिसोड हो, मतलब उत्साह का हो या डिप्रेशन का हो, वो इंसान के जीवन को डिस्टर्ब कर देता है, उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि अगर मैनिक फेज़ है, मैनिक फेज़ में इंसान खर्चा ज़्यादा कर रहा है, लोन ले रहा है, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहा है, उसका इम्पैक्ट उसके और उसके फैमिली मेम्बर्स पे होता ही है, जिसमें लाइफ डिस्टर्ब होता है। तो नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ द डिसऑर्डर के एपिसोड्स बढ़ना मतलब ट्रैक से लाइफ बाहर बार बार जाना, और एपिसोड न होना या कम डिग्री में होना, माइल्ड डिग्री में होना, मतलब ट्रैक से लाइफ जाने की पॉसिबिलिटी कम होते जाना, मतलब नियर लाइफ जीने की पॉसिबिलिटी बढ़ते जाना। तो इसलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इसमें दवा लेनी बहुत ज़रूरी होती है। इवन दो अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर भी कभी कभी ट्रीटमेंट न लेते हुए लोगों के अंदर में रैपिड साइक्लिंग, मतलब जो पीरियड है जिसमें 2 एपिसोड का पीरियड कम होने लगता है, जल्दी जल्दी एपिसोड्स आने लगते हैं, और हर एक एपिसोड ज़्यादा दिन तक चलता है, जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है, इसको रैपिड साइक्लिंग बोलते हैं। रैपिड साइक्लिंग होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर में रिलैप्स का पॉसिबिलिटी मैंने देखा है। जो लोग सिंसियरली रेगुलरली ट्रीटमेंट लेते हैं उनके रिलैप्सेस काफ़ी कम डिग्री में मैंने देखे हैं, और वो लोग जॉब करते हैं, अपना रूटीन वर्क करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल नियर नॉर्मल मैंने देखा है। कुछ पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते नहीं हैं, ट्रीटमेंट बंद करते हैं और बहुत सालों के बाद में आते हैं, तो उनके अंदर में रिपीटेशंस ज़्यादा दिखे हैं, डिसऑर्डर के इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा दिखी है, और कम दवा में वो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते, ज़्यादा दवा देने की ज़रूरत पड़ जाती है। जहाँ पे और एक बात है कि ऐसे कंडीशंस क्रॉनिकली जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में इंसान की कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब समझने की क्षमता, होशियारी कम होने की संभावना भी रहती है। तो इन्हीं वजहों की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में ट्रीटमेंट डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार ही लेना चाहिए। डॉक्टर प्राइमरीली फर्स्ट एपिसोड के बाद में लगभग 1 साल तक तो दवा कंपल्सरीली देंगे ही देंगे, अगर ठीक भी है तो भी। उसके बाद में
ऑब्जर्व करते करते आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे सब ठीक है तो दवा का डोज कम करके ऑब्जर्व किया जाएगा। सेकंड एपिसोड आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दवा कम भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। अगर सेकंड एपिसोड आता है आइदर मेनिया का या डिप्रेशन का, तो ट्रीटमेंट वापस 2 इयर्स या 5 इयर्स एक्सटेंड किया जाता है ताकि आपको रिपीट एपिसोड्स ना आए। तो 2 इयर्स 5 इयर्स में ऑब्जर्व किया जाता है अगर आपको एपिसोड्स आ रहे हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो फिर लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ सकता है। लेकिन लाइफ लॉन्ग दवा लेने से बॉडी के अंदर में डैमेज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हमको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मेडिसिन्स के साथ में रेगुलर ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन में जहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग सब बराबर से होता है, तो साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स इंसान के बॉडी को डैमेज नहीं करते हैं। इनफैक्ट उसका लाइफस्टाइल बेटर होने की वजह से उसका लाइफ ज़्यादा हेल्दी रहता है। कुछ भी इश्यूज़ साइड इफ़ेक्ट्स हो तो आप अपने साइकेट्रिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लान चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन अपने मन से दवा बंद करना, दवा खुद से चालू करना, खुद से चालू रखना, सारी चीज़ें गलत हैं। मेडिसिन, साइकोलॉजिकल मेडिसिन डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिले हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।